नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जब हमारे सामने पूरे के पूरे तथ्य नहीं होते, सारी चीजें सामने नहीं होती, और जब हम जो कुछ हो रहा है उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो हमसे अक्सर गलती हो जाती है। और गलती होना जरूरी भी होता है, क्योंकि आकलन जब करना है तो पूरा का पूरा तथ्य आपके सामने होना चाहिए। खबरें हम आजकल जो देखती है, जो चीजें हमारे सामने जल्द से जल्द रखने की कोशिश मीडिया हाउसेस करते हैं, यूट्यूब चैनल करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक चैनल करते हैं, अखबार करते हैं, तो हमें आधा सच बताया जाता है, अर्ध सत्य। और कुछ बातें जानबूझकर छुपाई जाती है। और जितनी बातें सामने आती है, बस उस पर अगर हम मूल्यांकन करेंगे या अपना निर्णय दे देंगे, वर्डिक्ट दे देंगे, तो वो आगे जाकर झूठ साबित होता है, गलत साबित होता है। क्योंकि आपके सामने पूरे तथ्य नहीं थे, या तो गलत तथ्य रखे जाते हैं। तो एक बात समझ लो कि एक साल पहले जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे, 4 जून 2024 लोकसभा के नतीजे सामने आ गए। बीजेपी 400 पार का नारा लगाए बैठी थी, और बीजेपी बहुमत तक नहीं पार कर पाई। 2014 और 2019 में आराम से बहुमत पार करने वाली बीजेपी तीसरी बार चुनाव लड़ते वक्त 400 पार का नारा देती है और 240 पर अटक जाती है, अल्पमत में आ जाती है, तो मामला खत्म। मामला खत्म। मोदी की सरकार गई, ये लगना स्वाभाविक है, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था। और अगर बीजेपी वहां नहीं आई है तो बीजेपी हार गई। ये हमें बताया गया है। और यहां तक बताया गया, अलग अलग तरीके से, ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, चुनाव के नतीजे हो, ये जो सारे तथ्य हमारे सामने आ रहे थे, या तो पूरे तथ्य बताए नहीं जा रहे थे, या तो तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे थे। इसलिए मोदी तो हार गए थे। फिर भी एक बात, पूरा तथ्य इसलिए नहीं होता कि आपके सामने चुनाव का पूरा तथ्य नहीं रखा गया, या तो तोड़ मरोड़ कर रखा गया। इसका मतलब हमें हमें समझना जरूरी है। कहने वाले जो कहते वो तो उनकी बात है, क्योंकि वो, जैसे फिल्म में कहानी हमें बताई जाती है, नाटक में कहानी बताई जाती है, तो उसमें हर जो करियर, हर एक पात्र जो होता है, जो व्यक्तिमत्व हमारे सामने पेश किया जाता है, वो कहने वाला या लिखने वाला जिस ढंग से पेश करे वही तथ्य मानते हैं हम। लेकिन असली जीवन में सामने वाला बताए वही तथ्य होने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर हम सच्चाई जानना चाहेंगे तो हमको पूरा तथ्य ढूंढना भी जरूरी होता है। अब 400 बोल रहे थे, 240 पर अटक गए। मेजोरिटी के लिए 32 सीटें कम है, तो हमें लगता है हाँ गया, मोदी गया। लेकिन बात वो नहीं है। हमारे सामने पूरा तथ्य रखा नहीं गया, इसका मतलब समझिए। बीजेपी पूरा का पूरा चुनाव अकेले नहीं लड़ रही थी। 543 सीटों पर अकेली बीजेपी नहीं लड़ रही थी। बीजेपी के साथ 14 हो, 19 हो या 24 हो, उनके साथ बहुत छोटी मोटी पार्टियां थी, जिसको एनडीए कहा जाता है। अगर इंडी अलायंस लड़ रही है और इंडी अलायंस के आंकड़े हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं, तो बीजेपी के आंकड़े हमारे सामने पेश करना, यही झूठ बात होती है। यानी अर्ध सत्य होता है, आधा सच होता है।
क्योंकि अगर इंडी अलायंस के आंकड़े हम इकट्ठे करके बताते हैं तो एनडीए के भी बताने चाहिए, और एनडीए 240 पर नहीं अटकी थी, एनडीए 293 तक पहुंची थी। इसका मतलब बहुमत से भी 20-21 सीटें बीजेपी के पास या एनडीए के पास ज्यादा थी, मोदी के पास ज्यादा थी। और अगर 14 और 19 में अपना बहुमत होने के बावजूद बीजेपी मित्र दलों को साथ लेकर सरकार चला रही थी, एनडीए का सरकार चला रही थी, तो मोदी को हटाने के लिए एनडीए को हराना जरूरी था, और एनडीए हारी नहीं थी, बीजेपी का बहुमत चला गया था। लेकिन दोनों बार अगर मोदी एनडीए के प्रधानमंत्री बने थे तो 2024 में भी मोदी एनडीए के साथ लड़ रहे, मतलब एनडीए का बहुमत होना जरूरी था मोदी को हराने के लिए, एनडीए को हराना जरूरी था, और एनडीए हारी नहीं थी। लेकिन हमारे पास, हमारे सामने तथ्य कैसे गलत ढंग से पेश किए जाते कि चुनाव के नतीजे दिखाए कैसे जाएंगे। इंडी अलायंस, राहुल गांधी की नेतृत्व में जो इंडी अलायंस लड़ रही थी उसमें कांग्रेस को 99 सीटें थी, लेकिन उनके साथ जो मित्र दल थे वो मिलकर कुछ 150, 270, 170 सीटें हैं वो दिखाया जाता है, लेकिन बीजेपी की अकेले की सीटें दिखाई जाए। अब ये अर्ध सत्य हमारे सामने आता है तो हम भी बौखला जाते हैं कि अरे मोदी तो गया, मोदी के पास बहुमत नहीं। अब मोदी प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, इस पर जोर शोर से चर्चा चल रही। नतीजे के पहले, नतीजों के बाद, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, हर बार मोदी गया, मोदी गया। अब 13 महीने हो गए, 4 जून के बाद अगर 25 का जुलाई महीना आ गया तो 13 महीने हो गए, और मोदी जैसे के वैसे है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार एनडीए की गवर्नमेंट बनी। फर्क छोटा है कि बीजेपी का अपना बहुमत नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि 2014 या 2019 दोनों बार मोदी के पास पूरा बहुमत होने के बावजूद मोदी जी जितने साहसी निर्णय नहीं ले रहे थे उससे भी तगड़े और आक्रामक पॉलिसी और निर्णय मोदी 2024 के नतीजों के बाद ले रहे हैं। और ये तो मोदी जी ने, आपको याद होगा, 2024 का चुनाव होने से पहले घोषित किया था। देश के बड़े बड़े जो प्रशासकीय अधिकारी होते, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते, उनका एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, और उसमें मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ उससे भी कठोर निर्णय तीसरी टर्म में होने जा रहे हैं। और अगर तीसरी टर्म में इतने साहसी और कठोर निर्णय लेकर उनका अमल मोदी जी को करना था तो एक बात साफ है, उसके लिए उतना तगड़ा बहुमत होना जरूरी होता है। लेकिन मोदी तो बहुमत गवा बैठे थे, अल्पमत में आए थे। यानी मोदी जी की पार्टी भाजपा अल्पमत में आई थी, तो इतने साहसी कदम मोदी जी क्यों उठा रहे, कैसे उठा रहे, उनकी हिम्मत तक कैसे हो रही है। और यही बात ना आज के पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजकीय विश्लेषक समझ रहे, ना अपोजिशन, विपक्ष समझ रहा है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को तीसरी बार बहुमत हासिल नहीं हुआ, 400 पार के नारे देकर 240 पर अटक गया, वो हताश निराश होने के बजाय और जोर शोर से अगले अगले कदम उठाते जा रहे हैं। यहाँ के विपक्ष छोड़ दो, दुनिया भर में जो अलग अलग देश है उनकी सरकारें हैं, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स चल रही है, वहां भी मोदी जी बहुत साहसी कदम उठाकर आगे चल रहे हैं। तो ये हिम्मत इसमें कहां से आती है, ये ताकत अल्पमत में कहां से आती है, इसका जवाब ढूंढना जरूरी है। जो खुद को पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं
विमर्शकर्ता मानते हैं, उनको ये सोचना जरूरी है कि जो इंसान तीसरी बार लड़ते हुए अपनी पार्टी का सिंगल पार्टी बहुमत गंवा बैठा है, इसके पास ये हिम्मत कहां से आती है, क्यों आती है? अब ये सवाल आ जाता है, तब एक बात हमें समझना जरूरी है कि वीक पॉइंट हर एक का अलग अलग होता है। मेरा वीक पॉइंट अलग होगा, मेरा स्ट्रांग पॉइंट अलग होगा, आपका सुनने वाला हर एक इंसान जो है उसका हर एक का वीक पॉइंट अलग होता है, स्ट्रांग पॉइंट अलग होता है। और ये स्ट्रांग पॉइंट या अलग वीक पॉइंट जो होता है वो आपके सामने किस वक्त कौन है उस समय तय होता है। अमिताभ बच्चन के सामने अगर कोई नौसिखिया एक्टर खड़ा हो जाए तो किसका वीक पॉइंट क्या है ये उस समय तय होता है। लेकिन उतना ही तगड़ा कोई नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन अगर आमने सामने आ जाए, दिलीप कुमार और राजकुमार ऐसे दो एक्टर एक दूसरे के सामने खड़े होते थे तो एक दूसरे की टक्कर में हो जाते थे। लेकिन गोविंदा और अमिताभ बच्चन जब साथ साथ काम करते हैं तो वीक पॉइंट किसका है, स्ट्रांग पॉइंट किसका है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हर वक्त आपका जो वीक पॉइंट है वो आपके लिए वीक पॉइंट रहेगा ये जरूरी नहीं होता। आपके सामने कौन खड़ा है इस पर आपका स्ट्रांग पॉइंट या आपका वीक पॉइंट तय होता है। तो यही बात आज के विश्लेषक अगर समझ नहीं पा रहे तो उनको ये समझना मुश्किल है कि अल्पमत की गवर्नमेंट होने के बावजूद मोदी जी इतने तगड़े साहसी कदम कैसे उठा सकते हैं। समझना इसलिए जरूरी है। एक बात अभी अभी देखो कि 1 साल 13 महीने में देश के सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भूल गए कि 1 साल पहले वही लोग क्या बात कर रहे थे। जब 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए, समझो ज्यादा से ज्यादा 5 जून 2024 पूरे नतीजे सामने आ गए। बहुमत के लिए बीजेपी को 32 सीटें कम थी, तो साफ बात थी कि मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी हुई जो एनडीए गठबंधन थी उसको बहुमत मिला था और गठबंधन का नेता बनकर ही मोदी को सरकार चलानी पड़ेगी। अब ये सरकार बने चलानी है तो अकेली बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी, ये तो कोई भी मान लेगा। लेकिन बात ये भी है कि क्या गठबंधन के अंदर मोदी को चैलेंज करने वाला, उतना तगड़ा टक्कर देने वाला कोई नेता या कोई पार्टी है या नहीं है। 15 एमपी वाले नीतीश कुमार या 16 एमपी 20 एमपी वाले चंद्रबाबू नायडू क्या मोदी को चैलेंज कर सकते? 16 या 15 मेंबर जिस पार्टी के हैं क्या वो 100 240 मेंबर की पार्टी को चैलेंज कर सकती है? नहीं कर सकती। और इसलिए बीजेपी का बहुमत नहीं है, फिर भी गठबंधन में इतनी तगड़ी पार्टी बीजेपी है कि 293 में मानो 70% सीटें अगर अकेले बीजेपी की है और बाकी 1 दर्जन पार्टियां हैं तो तगड़ी पार्टी जो होती है वही तो नेता लाती है, नेता बनती है। तो मोदी जी बिल्कुल गठबंधन में भी तगड़े थे और इसलिए जब चुनाव के नतीजे आए तो अब तो इनको बैसाखी पर जीना पड़ेगा, नीतीश की मेहरबानी पर सरकार चलाना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू कभी भी निकल कर जा सकते हैं, ये बातें विश्लेषक बोल रहे थे। अपोजिशन की बात छोड़ दो, कांग्रेस राहुल गांधी या इंडी अलायंस के नेताओं की बात छोड़ दो, उनके पैर कभी जमीन पर होते भी नहीं। हारने के बाद हमने बहुमत लाया है इस ढंग से राहुल गांधी बातें करते थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां तक बोल गए कि अभी हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। अरे दावा पेश करने के लिए आपको कम से कम बहुमत तो दिखाना पड़ेगा।
मोदी जी एनडीए का बहुमत दिखा सकते थे, लेकिन आपके पास गिनती करके भी बचे कुचे जो एनडीए छोड़कर एमपी है, उनका भी गणित बहुमत तक पहुंचता ही नहीं था। फिर भी बातें क्या कर रहे थे, अभी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। तो बात साफ थी, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या मोदी के जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, उनका उनकी पूरी जो क्या बोलते हैं उसको, भरोसा था वो नीतीश और नायडू टूट कर निकलेंगे, इस पर था। यही तो गलती होती है, यही तो गलती होती है कि सरकार बनाना और सरकार चलाना, उसमें फर्क होता है। आंकड़े दिखाकर आप सरकार चला सकते हो, बना सकते हो, लेकिन चला नहीं सकते। और ये बार बार हुआ है, इंदिरा जी के समय हुआ है, राजीव गांधी के समय हुआ है, सीताराम केसरी के समय हुआ है। तो मोदी का अल्पमत, मोदी की ताकत कैसे बनी, ये आज समझाना जरूरी है। अब देखिए 240 ये अल्पमत तो है, लेकिन ये ताकत क्यों है? क्योंकि मोदी जी के सामने जो विपक्ष बैठा है, इकट्ठा होकर भी बैठा है, तो भी वो जिसको स्ट्रांग पॉइंट समझता है वही उनका वीक पॉइंट है, ये जानने वाला एक ही इंसान था, उसका नाम नरेंद्र मोदी था। अगर दूसरा होगा तो वो अमित शाह हो सकता है। वो अपनी वीक साइड जानते थे कि हम बहुमत गवा बैठे, लेकिन दूसरी बात, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और एक बात जानते थे कि हम दुबले हो चुके हैं, हमारा बहुमत नहीं है, हमारा वीक पॉइंट है कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। लेकिन विपक्ष की सारी पार्टियां एकजुट होकर ना सरकार बना सकती है, ना सरकार चला सकती है। तो ये इंडिया अलायंस का और मोदी के विपक्ष का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था, ये मोदी जी जानते थे। क्योंकि एक बात साफ थी, मोदी सरकार ये लोग गिरा सकते हैं, आज भी गिरा सकते हैं, लेकिन सरकार गिराने से मामला सुलझता नहीं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो हुआ है वो 5 साल की लोकसभा का चुनाव हुआ है, ना कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव हुआ है। किसी को प्रधानमंत्री बनाना या उसको हटाना, इसके लिए चुनाव नहीं होता। चुनाव अगले 5 साल में सरकार कैसे बनेगी, इसके लिए होता है। और 2024 का चुनाव भी अगले 5 साल के लिए लोकसभा बनाने का चुनाव था। तो उस लोकसभा में जिस नेता के पीछे बहुमत खड़ा हो जाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, ये बात तय थी। अगर वो आंकड़ा मोदी जुटा पाते हैं और अपोजिशन नहीं जुटा पाती, तो मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय था। दूसरी बात, जो कोई बहुमत जुटाएगा उसको 5 साल वो बहुमत लेकर चलने का साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए और उतनी क्षमता चाहिए। मोदी छोड़कर आज की लोकसभा में ऐसा कोई एक नेता या एक पार्टी नहीं है कि वो 5 साल के लिए बहुमत से सरकार चला सके। तो अपोजिशन मोदी की सरकार गिरा सकती है, लेकिन चला नहीं सकती। 5 साल के लिए सरकार चलाना उनके लिए मुश्किल है। तो इसलिए हमने देखा 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने ऐसे ही सरकार बनाई, लेकिन चला नहीं पाया, हार गए, और अगले चुनाव में बुरी तरह से हार गए। तो जो 240 की संख्या है मोदी की, वो अल्पमत जरूर है, लेकिन विद्यमान विधानसभा में वही अल्पमत मोदी की ताकत है। क्योंकि सामने वाले सब इकट्ठा हो जाए, बीजेपी छोड़कर सब इकट्ठा हो जाए, तो बहुमत दिखा सकते हैं। लेकिन क्या अगले 4 साल सरकार बनाकर चला सकते हैं? अगर नहीं चला सकते तो वो बिगर बीजेपी पार्टियों के लिए वीक पॉइंट है। और जो
इनका वीक पॉइंट है, वो अपने आप मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है। तो अल्पमत ही मोदी के लिए स्ट्रांग पॉइंट कैसे बना, इसका ये जवाब है। खुली आंख से देखो तो समझ सकते हो, आंख बंद कर देखना है तो कितना भी समझाएंगे नहीं समझेंगे। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।